हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री होटी ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ राइस। इस क्लास से पहले मैंने राइस कल्टीवेशन का एक और क्लास अपलोड कर दिया है। आज का क्लास राइस कल्टीवेशन का रिवीजन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए है, जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। गन्ना और मक्का के बाद विश्व स्तर पर चावल का उत्पादन तीसरे स्थान पर है। विश्व भर में 158.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है और उत्पादन लगभग 744.4 मिलियन टन होता है। राइस एशियाई किसानों का हिस्सा 87% है, अर्थात एशियाई किसानों के द्वारा 87% राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। भारत राइस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, 20%। भारत में 46 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है और उत्पादन 157.2 मिलियन टन होता है। यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 43% और अनाज उत्पादन का 46% है और देश के सकल फसली क्षेत्रफल में लगभग 24% का योगदान देता है। ओराइजा में 24 प्रजातियां शामिल है, जिनमें से 22 प्रजातियां जंगली है और 2 प्रजाति ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेवेरिमा का कल्टीवेशन किया जाता है। ओराइजा सटाइवा का कल्टीवेशन एशिया, अमेरिका और यूरोप में किया जाता है और ओराइजा ग्लेवेरिमा का कल्टीवेशन पश्चिमी अफ्रीका में किया जाता है। ओराइजा सटाइवा को 3 सब स्पीशीज में बांटा गया है। पहला ओराइजा सटाइवा इंडिका, दूसरा ओराइजा सटाइवा जैपोनिका और तीसरा ओराइजा सटाइवा जवानिका। भारत में राइस का शीर्ष 5 उत्पादक राज्य है। पहला पश्चिम बंगाल में 15,023.68 टन राइस का उत्पादन होता है। दूसरा उत्तर प्रदेश में 14,416 टन राइस का उत्पादन होता है और तीसरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 11,510 टन राइस का उत्पादन होता है और चौथा पंजाब में 11,374 टन राइस का उत्पादन होता है। पांचवा बिहार में 7,529.3 टन राइस का उत्पादन होता है। प्रति 100 ग्राम चावल का पोषण मूल्य। पहला कैलोरी 111 ग्राम भूरा चावल में और 130 ग्राम सफ़ेद चावल में। दूसरा कुल वसा 1 ग्राम भूरा चावल में, 0 ग्राम सफ़ेद चावल में। तीसरा सोडियम 5 मिलीग्राम भूरा चावल में, 1 मिलीग्राम सफ़ेद चावल में। चौथा कुल कार्बोहाइड्रेट्स 23 ग्राम भूरा चावल में और 28 ग्राम सफ़ेद चावल में। पांचवा प्रोटीन 3 ग्राम भूरा चावल में और 3 ग्राम सफ़ेद चावल में। छठवां कैल्शियम 1 ग्राम भूरा चावल में, 1 ग्राम सफ़ेद चावल में। सातवां आयरन 2 ग्राम भूरा चावल में और 7 ग्राम सफ़ेद चावल में पाया जाता है। जलवायु और मृदा आवश्यकताएं। राइस की कल्टीवेशन के लिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। राइस में पुष्पन के लिए 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। राइस को पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। राइस की कल्टीवेशन के लिए क्ले दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। खरीफ सीजन में राइस की कल्टीवेशन को पश्चिम बंगाल में अरस कहा जाता है। इसकी बुआई मई जून में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। रबी सीजन में राइस की कल्टीवेशन को अमन कहा जाता है। इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई नवंबर दिसंबर में किया जाता है। ग्रीष्म या बसंतकालीन सीजन में राइस की कल्टीवेशन को पश्चिम बंगाल में बोरो कहा जाता है और उड़ीसा में डलुआ कहा जाता है। इसकी बुआई नवंबर दिसंबर में किया जाता है और कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है। विभिन्न किस्मों का चुनाव कृषि जलवायु परिस्थितियों, अपनाई जाने वाली फसल पद्धति, अनाज की गुणवत्ता
और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला, आंध्र प्रदेश। वर्षा आधारित ऊपरी भूमि किस्में हैं रवि राजेंद्र आदि। सिंचित जल्दी पकने वाली किस्में हैं अभ्यसत्य आदि। सिंचित मध्यम जल्दी पकने वाली किस्में हैं नरसिंह काकतीय। सिंचित मध्यम पकने वाली किस्में हैं APHR2, DRRH1 और गहरी पानी में उगाई जाने वाली किस्में हैं बड़वा माधुरी। दूसरा, बिहार। इसमें वर्षा आधारित ऊपरी भूमि किस्में हैं बिरसा धान 2002, दीपा आदि। सिंचित जल्दी पकने वाली किस्में हैं प्रहलाद। सिंचित मध्यम जल्दी पकने वाली किस्में हैं क्रियान गौतम आदि। सिंचित मध्यम पकने वाली किस्में हैं सीता, बिरसा धान 2002 और गहरे पानी में उगाई जाने वाली किस्में हैं सुधा जानकी आदि। तीसरा, उत्तर प्रदेश। इसमें वर्षा आधारित ऊपरी भूमि किस्में हैं रेणु। सिंचित जल्दी पकने वाली किस्में हैं पंत धान 12, नरेंद्र धान 359। सिंचित मध्यम जल्दी पकने वाली किस्में हैं, इसमें कोई किस्में नहीं हैं। सिंचित मध्यम जल्दी पकने वाली किस्में हैं सरजू 52, पंत धान 10 और गहरा पानी में उगाए जाने वाली किस्में हैं जल नदी जलप्रिया। चौथा है पश्चिम बंगाल। इसमें वर्षा आधारित ऊपरी भूमि वैरायटी है पाके, भूपेन और सिंचित जल्दी पकने वाली किस्में हैं मुणाल लक्ष्मी। सिंचित मध्यम जल्दी पकने वाली किस्में हैं कुंती और सिंचित मध्यम पकने वाली किस्में हैं CHRS3 शताब्दी और गहरे पानी में उगाए जाने वाली किस्में हैं जल्दी 1 टी और नीरजा। धान की खेती की विधियाँ। एरोबिक धान की खेती, वैकल्पिक गीला और सूखा धान की खेती, भूमि आवरण, धान उत्पादन प्रणाली की खेती, गहरे पानी की धान की खेती, टपक सिंचाई द्वारा खेती, सघन धान या श्री खेती, ऊठी क्यारी संतृप्त मिट्टी संवर्धन विधि द्वारा खेती, उच्च भूमि की खेती, निम्न भूमि की धान खेती। एरोबिक धान की खेती। एरोबिक धान की किस्में हैं PMK3, CO47। एरोबिक धान की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए। बिना पडलिंग या बिना गारा वाली मिट्टी में एरोबिक धान की खेती की जाती है। एरोबिक कल्टीवेशन से सिंचाई जल में 50% की बचत के साथ 4 से 6 टन प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि होती है। एरोबिक धान की खेती के लिए लक्षित क्षेत्र है पहला, उच्च भूमि। दूसरा, उबड़ खाबड़ वर्षा आधारित निचली भूमि और तीसरा, पानी की कमी वाली सिंचित निचली भूमि। एकांतर गीला और सूखा, अल्टरनेट विल्टिंग एंड ड्राइंग, AWD। इसे नियंत्रित सिंचाई भी कहा जाता है और इससे 15 से 30% पानी की बचत होता है। जमीन आवरण। चावल उत्पादन प्रणाली मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। मिट्टी को लगातार बहुत नम रखा जाता है लेकिन बाढ़ नहीं आने दिया जाता। प्लास्टिक सीट या पूर्व कंपोस्टेड पुआल का उपयोग किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाता है। गहरे पानी के धान की खेती। इस प्रकार का कल्टीवेशन वहाँ किया जाता है जहाँ पानी कम से कम 1 महीने तक 50 सेंटीमीटर से अधिक गहरा हो। यहाँ 2 प्रकार के धान उगाए जाते हैं। पहला उथला अर्थात फ्लोटिंग धान और दूसरा पारंपरिक लंबा धान। पारंपरिक लंबा धान ऐसी किस्में हैं जिन्हें 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच पानी की गहराई में उगाया जाता है। उथला अर्थात फ्लोटिंग धान 100 सेंटीमीटर से गहरे पानी में उगता है जैसे स्वर्णा 1। टपक सिंचाई प्रणाली। यह एक अत्यंत नई प्रणाली है और चावल की खेती में इस पर प्रयोग कार्य चल रहा है। विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठन जैसे IARI अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, TNAU अर्थात तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैन इरिगेशन सिस्टम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी माइक्रो सिंचाई कंपनी है जो इस पर प्रयोग कार्य कर रहे हैं। चावल सघनीकरण प्रणाली SRI
अर्थात श्री मेथड 1980 के दशक की शुरुआत में मेडागास्कर में फादर हेनरी डी लनानी द्वारा विकसित किया गया। भारत में इसका औपचारिक प्रयोग 2002 से 2003 में शुरू हुआ। श्री मेथड के मुख्य सिद्धांत है 8 से 10 दिन के बाद अर्थात 2 पत्ती की चरण में नर्सरी बेड से इसे उखाड़ा जाता है और 25 × 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। श्री मेथड में वीडर से खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है और जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। श्री मेथड के लाभ: पहला, सिंचाई के पानी की 30 से 40% का बचत होता है। दूसरा, 85% बीज की बचत। सामान्य विधि में 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के मुकाबले में श्री मेथड में 2 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है। रासायनिक उर्वरकों की बचत होती है। जैविक कृषि पद्धतियों के कारण अधिक स्वास्थ्य और स्वादिष्ट चावल कम इनपुट के साथ बेहतर और अधिक उपज प्राप्त होता है। रोपाई के झटके के अभाव में फसल की अवधि 7 से 10 दिन कम हो जाती है। अपलैंड धान की खेती, इसे सीधे बोया गया धान भी कहा जाता है, मुख्य रूप से 100 से 115 दिनों की जल्दी पकने वाली किस्में हैं। बीज मुख्य रूप से 2 तरह से बोए जाते हैं। पहला, हल के पीछे या ड्रिलिंग विधि द्वारा। दूसरा, ब्रॉडकास्टिंग या छिड़काव विधि के द्वारा। खेत की तैयारी: अप्रैल मई में रबी फसल की कटाई के बाद खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से जोतना चाहिए। मानसून की पहली बौछार के तुरंत बाद खेत को तैयार किया जाना चाहिए और खेत के चारों ओर मेड़बंदी भी की जानी चाहिए। बीज दर: 60 किलोग्राम बीज हल के पीछे या ड्रिलिंग के लिए और बुआई अर्थात ब्रॉडकास्टिंग के लिए 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक है। शुष्क और वर्षा आधारित ऊंचे खेत अर्थात अपलैंड कल्टीवेशन के लिए उर्वरकों का अनुप्रयोग: इसमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास का प्रति हेक्टेयर उपयोग किया जाता है। 25% नाइट्रोजन और कुल फास्फोरस और पोटास का भूमि की तैयारी के समय दिया जाता है। बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद कल्ले या टीलस आने की अवस्था में कुल नाइट्रोजन का 50% टॉप ड्रेसिंग करें। शेष 25% नाइट्रोजन बाली आने की अवस्था में अर्थात पेनिकल इनिशिएशन स्टेज में टॉप ड्रेसिंग किया जाना चाहिए। निंदाई और गुड़ाई: ऊंचे खेत के धान अर्थात अपलैंड राइस में खरपतवार एक बड़ी समस्या है। धान की बुआई के 6 से 7 दिनों के बाद 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बेंथियोकार्ब लागू करें। बुआई के 40 से 45 दिनों के बाद एक मैनुअल निंदाई किया जाना चाहिए। गीली या नीची भूमि में धान की खेती: पहला, कीचड़ युक्त खेतों में रोपाई। दूसरा, कीचड़ युक्त खेतों में अंकुरित बीजों का छिड़काव। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए नर्सरी उगाने के लिए लगभग 500 वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त है। देर से बुआई की स्थिति में क्षेत्रफल 750 से 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए। बीज दर: 40 से 45 किलोग्राम बीज बोल्ड ग्रेन किस्मों के लिए और 30 से 35 किलोग्राम बीज महीन दानों वाली किस्मों के लिए। पौध उगाने की विधियाँ: पहला, गीली क्यारी विधि। दूसरा, सूखी क्यारी विधि। तीसरा, डेपोग विधि। पहला, गीली क्यारी विधि। यह विश्व स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। दलदल के भीतर उठी हुई क्यारियाँ प्रति 10 वर्ग मीटर में 225 ग्राम यूरिया या 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट और 500 ग्राम एसएसपी डालें। बीज क्यारियों को 5 दिनों तक पानी से संतृप्त रखें। पौध 20 से 25 दिनों की आयु में रोपाई के लिए तैयार हो जाएंगी। दूसरा, सूखी क्यारी विधि। यह विधि उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां पानी पर्याप्त नहीं है। गीली नर्सरी के समान ही बीज दर और उर्वरक का प्रयोग करें। रोपण के तुरंत बाद क्यारियों को अच्छी तरह से पानी देना चाहिए। उसके बाद हर 2 दिन बाद पानी देना चाहिए। बुआई के 5 दिनों के बाद यदि संभव हो तो पानी की एक पतली परत बनाए रखें।
सूखे बीज होने पर पौध 21 दिनों से रोपाई के लिए तैयार हो जानी चाहिए। उखाड़ने से पहले बिछौने को संतृप्ति तक पानी दे। तीसरा, डेपोग नर्सरी। यह विधि फिलीपींस से भारत में लाई गई। इस विधि का मुख्य लाभ यह है कि पौध उगाने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, लगभग 25 से 30 वर्ग मीटर। पौध उगाने में लगने वाला समय कम हो जाता है। प्रत्येक 3 किलोग्राम बीज के लिए 1 वर्ग मीटर बीज बिछोने की आवश्यकता होती है। पौधा 11 से 14 दिनों के भीतर रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। भू परिष्करण अर्थात भूमि की तैयारी। पहला, झाड़ियों की सफाई। दूसरा, जल नियंत्रण संरचनाओं की मरम्मत। तीसरा, जुताई और गारा बनाना अर्थात पडलिंग। पहली जुताई रोपाई शुरू होने से 2 से 3 सप्ताह पहले किया जाता है। दूसरी जुताई पहली जुताई के 7 से 10 दिन बाद होती है। गारा बनाना अर्थात पडलिंग दूसरी जुताई के 10 दिन बाद और रोपाई के 1 दिन पहले किया जाता है। यदि उर्वरक का बेसल अनुप्रयोग का इरादा है तो उर्वरक को पडलिंग से ठीक पहले बिखेरे। रोपण अर्थात ट्रांसप्लांटिंग। पहला, हाथ से रोपण। यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है। 1 या 2 इंच या 1 इंच गहरा रोपण सबसे अच्छा होता है। बरसात के मौसम में हिल्स के बीच 8 इंच इंटू 8 इंच की दूरी रखें। सूखे मौसम में 6 इंच इंटू 6 इंच की दूरी रखें, लेकिन इसे बदला जा सकता है। ब्राडलिंग इस विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ धान अत्यधिक दलदली भूमि में उगाया जाता है, जिससे उनमें चलना मुश्किल हो जाता है। पौधों को बेहतरीन ढंग से कीचड़ वाली मिट्टी में फेंका जाता है। इस तकनीक के लिए साधारण से छोटे भूखंड की आवश्यकता होती है। कीचड़दार खेत में अंकुरित बीजों का प्रसारण। वह क्षेत्र जहां मजदूरों की कमी है या रोपाई के लिए श्रम बहुत अधिक लगता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 100 किलोग्राम बीज आवश्यक है। प्रसारण से पहले बीजों को पानी में भिगोकर पूर्व अंकुरित कर लेना चाहिए। 1 से 2 मिलीमीटर रेडिकल लंबाई वाले अंकुरित बीजों को हाथों से समान रूप से प्रसारण किया जाता है। जल प्रबंधन। प्रारंभिक अवधि लगभग 10 दिनों में पानी की उच्च आवश्यकता होती है। कल्ले निकलने अर्थात टिलरिंग से लेकर फ्लावरिंग तक की अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। खेत में 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर पानी खड़ा रहने दें। अनाज की त्वरित और एक समान परिपक्वता को बढ़ावा देने के लिए कटाई से 7 से 15 दिन पहले खेत से पानी बाहर निकाल दें। जल बचत विधियाँ। सघन चावल रोपण प्रणाली अर्थात श्री मेथड में 30 से 40% जल की बचत होती है। बारी बारी से गीला और सूखा करना अर्थात AWD मेथड में 15 से 30% जल की बचत होती है। एरोबिक चावल मेथड में 40 से 50% जल की बचत होती है। सीधी बुआई वाला चावल में 75% जल की बचत होती है। जमीन को ढकने वाली चावल उत्पादन प्रणाली में 50 से 60% जल की बचत होता है। खरपतवार नियंत्रण। उपज में 20 से 40% की कमी होती है। राइस में सबसे आम खरपतवार है इचिनोचोलोआ कोलोनम, इचिनोचोलोआ क्रूसगली, साइप्रस एरिया, एक्लिप्टा एरिया, साइप्रस डिफॉर्मिस, सेट्रिया ग्लौका, साइप्रस स्पीसीज, सेलोसिया अर्जेंटीना आदि। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले शाकनाशी है ब्यूटाक्लोर 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रोपाई के 5 से 6 दिन के भीतर किया जाता है। दूसरा है थियोबेकार्ब 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। रोपाई के 5 से 6 दिनों के भीतर किया जाता है। तीसरा है पेंडीमेथालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। धान की सीधी बुआई के 1 से 2 दिनों के भीतर समान रूप से स्प्रे करें। धान के रोग। पहला, झुलसा रोग अर्थात ब्लास्ट। इसका रोगजनक है पायरिकुलेरिया ओराइजा। यह कवकजनित रोग है। इसका संक्रमण
पौधों के विकास के किसी भी चरण में होता है। घाव आमतौर पर अंडाकार या धुरी के आकार के होते हैं, जिनके बीच का हिस्सा धूसर और चारों ओर भूरे रंग का घेरा होता है। इस रोग का नियंत्रण 0.1% हिनोसन 15 EC या बाविस्टिन का छिड़काव करके किया जाता है। इसमें 10 किलोग्राम बीज को 5 ग्राम एमिशन 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ 10 लीटर पानी में 24 घंटे भिगोकर बीज उपचार किया जाता है। दूसरा है धान का भूरा धब्बा रोग अर्थात ब्राउन स्पॉट। इसका रोगजनक है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा। इससे संक्रमित बाली के दाने सिकुड़ कर फीके हो जाते हैं। भूरा धब्बा रोग छोटे गोलाकार या अंडाकार गहरे भूरे रंग के घाव के रूप में शुरू होता है, जिनके बाहरी किनारे पर हल्के पीले रंग का घेरा होता है। इस रोग का नियंत्रण 0.2% जिनेब या मैनकोबेज 75 WP के साथ 3 से 4 बार छिड़काव करके किया जाता है। राइस का तीसरा डिसीज है फॉल्स स्मट। इसका रोगजनक है उस्टिला गिनोडिया वीरेंस। इसमें व्यक्तिगत दानों का मखमली रूप वाले हरे रंग के बीजाणु के गोले के रूप में परिवर्तन होता है। गोले थोड़े चपटे, चिकने और पीले होते हैं और एक झिल्ली से ढके होते हैं। इसका नियंत्रण फसल पर 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अर्थात बिल्टाक्स का छिड़काव उस समय करें जब 50% बाली निकल जाए। राइस का चौथा डिसीज है सीथ ब्लाइट। इसका रोगजनक है राइजोकोटिनिया सोलिनी। इसमें सिंचाई के पानी की सतह और पत्ती के ब्लेड के बीच पत्ती के म्यान पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। धब्बी पत्ती के ब्लेड तक भी फैल सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 1000 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम का अर्थात बाविस्टिन का छिड़काव किया जाता है। कीट और बीमारियां। पहला तना छेदक। लार्वा द्वारा होने वाला नुकसान। वे तने के अंदर छेद करते हैं और खाते हैं। पौधों के बढ़ते हुए हिस्से विशेष रूप से आधार से सूखने के कारण पौधा मर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर खड़े पानी में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कार्बोफ्यूरान, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फोरेट 10% का उपयोग करें। दूसरा है गीला मिर्च। यह चूसने वाला कीट है। नियमित टिलर प्याज के पत्ते के समान ट्यूबुलर मार में बदल जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान और फोरेट का उपयोग किया जाता है। राइस का तीसरा कीट है गंधी बग। इसका शिशु और वयस्क दोनों क्षति पहुंचाते हैं। वे पौधों का रस चूसते हैं और विशेष रूप से सुबह के समय या शाम के समय विकसित हो रहे दानों के दूधिया रस को चूसते हैं। दाने या तो खाली होते हैं या आंशिक रूप से भरे होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 2% मिथाइल पैराथियान या 5% मेलाथियान डस्ट को 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लागू किया जाता है। राइस का चौथा कीट है राइस हिप्सा। इस कीट के वयस्क पत्ती के ब्लेड की ऊपरी सतह पर खुरसते हैं। केवल निचले एपिडर्मिस अर्थात बाह्य त्वचा को छोड़ते हैं। इसके नियंत्रण के लिए फास्फेमिडान 85 SL डिमोक्रेन का 0.5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है। यह मोनोक्रोटोफोस 36 EC का 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जाता है। यह 2% मिथाइल पैराथियान डस्ट को 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। फसल की कटाई और गहाई। 85 से 90% पुष्पगुच्छ अर्थात पेनिकल पक गए हो। इसका अर्थ है कि 90% दाने स्पाइकलेट सुनहरे और सख्त हो गए हो। अनुमानित कटाई से 7 से 10 दिन पहले खेतों को सुखा ले। कटाई के समय नमी की मात्रा 20 से 26% होनी चाहिए। मिलिंग या भंडारण से पहले बीजों में 12 से 14% नमी होना चाहिए। उपज एक अच्छी तरह से प्रतिबंधित मध्यम अवधि वाली 135 से 150 दिन की धान की फसल प्रति हेक्टेयर लगभग 60 से 70 क्विंटल धान की उपज देती है।
कम अवधि वाली किस्में प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 55 क्विंटल उपज देती है। संकर अर्थात हाइब्रिड चावल की उपज प्रति हेक्टेयर 60 से 70 क्विंटल देती है। निष्कर्ष और भविष्य की दिशा। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या चावल जैसे विशिष्ट भोजन पर निर्भर है। 2025 तक लगभग 15 से 20 मिलियन हेक्टेयर सिंचित धान के खेत पानी की कमी से ग्रस्त हो सकते हैं। इस पानी की समस्या से निपटने और लोगों को पर्याप्त भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसी खेती प्रणाली की आवश्यकता है जो कम पानी का उपयोग करके अधिक उपज दे सके। यह जागरूकता कि चावल एक जलीय पौधा नहीं है। AWD अर्थात अल्टरनेट विल्टिंग एंड ड्राइंग का मानकीकरण, एरोबिक और AWD में खरपतवार प्रबंधन, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई की संभावना। ये राइस का कंप्लीट कल्टीवेशन है। मैंने इनमें छूटे हुए सारे पॉइंट्स को ऐड कर दिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।